हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी की डायमेंशंस की। ठीक है, थर्मोडायनेमिक जो क्वांटिटी होती हैं, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको मैंने एक वीडियो में बता रखा है। जब हम फिजिकल वर्ड पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कि फ़िज़िक्स के एक टाइप होती है, थर्मोडायनेमिक फ़िज़िक्स होती है। और थर्मोडायनेमिक फ़िज़िक्स में हम बात करते हैं हीट एनर्जी का दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन। जैसे हीट का इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन, या इलेक्ट्रिक एनर्जी का, या किसी भी एनर्जी का कन्वर्जन, उसमें एक एनर्जी हीट रहेगी। हीट का किसी भी अदर एनर्जी में कन्वर्जन और किसी भी अदर एनर्जी का हीट में कन्वर्जन अगर हो रहा है तो वो थर्मोडायनेमिक्स में ही अंदर आती है ये चीज़। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी के अंदर हम तीन बेसिक क्वांटिटी जो हमारी डायमेंशन की है mlt, वो तो हम लेकर ही चलेंगे mlt। और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारा टेम्परेचर भी हम इंक्लूड करते हैं। तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, अगर हम टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन। तो हम यहाँ पर एक क्वांटिटी टेम्परेचर की केल्विन और यूज़ करते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो हमारी तीन डायमेंशन mlt तो यूज़ होगी ही होगी, और साथ साथ में हमारा केल्विन भी यूज़ होगा। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी जो डायमेंशन है वो ऐसे बनती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट की। तो हीट भी एक एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट आपको पता है, डायमेंशन क्या होती है, m1 l2 t-2, और यूनिट क्या होती है, जूल। तो हीट की तो सेम रहेगी। ओके, अब हम बात करते हैं, ये देखिए टेम्परेचर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लिखना सबसे पहले टेम्परेचर। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं होता तो आप उसे थीटा से या टी से डिनोट कर सकते हैं। टेम्परेचर को थीटा से भी डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को टी से डिनोट करते हैं। और टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, और उसकी डायमेंशन होती है m0 l0 t0 k1, क्योंकि ये फंडामेंटल एक डायमेंशन है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो टेम्परेचर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हीट की आपको पता लग चुकी है, हीट जूल एनर्जी होती है m1 l2 t-2। अब बात आती है स्पेसिफिक हीट की। तो स्पेसिफिक हीट को समझने के लिए हमें अलग से एक ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा। ओके, स्पेसिफिक हीट को समझने के लिए हम देखेंगे कि हीट जो होती है Q, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, दो कंटेनर लेते हैं। एक ये कंटेनर लेते हैं और एक थोड़ा छोटा कंटेनर लेते हैं। उसमें सेम टाइप का लिक्विड हम फिल करते हैं। इधर भी जिस टाइप का लिक्विड है, एक मिनट, इधर भी जिस टाइप का लिक्विड है, हम दोनों तरफ सेम टाइप का लिक्विड फिल करते हैं। ओके, ठीक है। अब इधर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड क्या है, इधर मास क्या है, ज़्यादा है। ओके, इधर मास क्या है, इधर मास कम है। इधर मास आप देख रहे हैं कम है। ओके, ये बात क्लियर हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि इस कंटेनर का नाम हम रखते हैं ए, इस कंटेनर का नाम रखते हैं हम बी। तो आप देख रहे हैं कंटेनर ए को मुझे 50 डिग्री या किसी टेम्परेचर 50 डिग्री टेम्परेचर तक मुझे लेकर आना है। कंटेनर बी को भी मुझे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म करना है। तो मुझे इस कंटेनर को 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने में मुझे इसको हीट देनी पड़ेगी, और इसको भी मुझे 50 डिग्री सेंटीग्रेड लाने में हीट देनी पड़ेगी। लेकिन ज़्यादा हीट किस में देनी पड़ेगी, मुझे इसमें देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो जिसका मास ज़्यादा होता है आपको इसको हीट भी ज़्यादा देनी होती है, इसको आपको हीट कम देनी होगी क्योंकि इसका मास कम है। ये क्लियर हुआ। तो यहाँ से आपको एक पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये आपको क्लियर हुआ। ओके, सेकेंड पॉइंट, अगर मुझे इस कंटेनर का, किसी भी कंटेनर का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ करना है तब भी मुझे हीट ज़्यादा देनी होगी। तो टेम्परेचर को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, टी से भी। तो टी से कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि टाइम भी होता है, तो आप टेम्परेचर को थीटा से डिनोट कर दो। ठीक है, तो टेम्परेचर में इंक्रीज़ को हम लिखते हैं डेल्टा से। तो अगर मैं टेम्परेचर में ज़्यादा इंक्रीज़ करूँगा तो भी मुझे हीट बढ़ानी पड़ेगी। तो ये आपको क्लियर हुआ, दो इक्वेशंस। हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पर जैसे ही मैं प्रोपोर्शनल हटाता हूँ तो मेरे पास आता है कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को मैं बोलता हूँ
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट भी कहता हूँ मैं, ठीक है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स या इस चैप्टर में हम बात करेंगे तब हम और डिटेल से इसमें बात करेंगे और काफ़ी इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कई पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, काफ़ी एग्जांपल हम लेंगे। लेकिन अभी हमें डायमेंशन सॉल्व करनी है तो हम इतना सही इसमें बता पाएंगे। तो यहाँ से जैसे ही हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमारे पास आता है कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट। तो इसकी वैल्यू आप फाइंड करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई से m डेल्टा थीटा आ जाएगा अपॉन में, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हो जाएगी q बाय, यहाँ पर s से डिनोट कर रखा है इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो देखिए c की वैल्यू आ जाएगी q बाय m डेल्टा थीटा। ये क्लियर हुआ आपको, q बाय m डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, m मतलब मास, q मतलब हीट और c मतलब स्पेसिफिक हीट। ओके, तो यहाँ पर देखिए q बाय m डेल्टा थीटा, क्लियर हुआ आपको। ओके, अब यहाँ से हम इसकी यूनिट बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे रफ में ही करते हैं, ये भी इधर ही करते हैं ब्लैंक पे। तो q बाय, q की यूनिट क्या होती है, जूल, बाय m मतलब kg, डेल्टा थीटा इंक्रीज इन टेम्परेचर किस में आएगा, केल्विन में। तो ये बन गई यहाँ पर हमारी इसकी SI यूनिट। अब बनाएंगे हम इसकी डायमेंशन। तो जूल की जगह क्या लिखेंगे बताइए, m1 L2 T-2, ओके। और kg की जगह हम लिखेंगे m1 और केल्विन की जगह ये क्या है, डेल्टा थीटा केल्विन है, केल्विन की जगह हम k ही लिखेंगे। तो m1 से m1 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा L2 T-2 K-1। तो डायमेंशन बनेगी m0 L2 T-2 K-1। ये देखिए m0 L2 T-2 K-1। तो स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन आपको क्लियर हुई। ओके, अब हम लेते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट का मतलब होता है, लेटेंट का मतलब छुपी हुई हीट। छुपी हुई हीट का मतलब क्या है कि हम, हीट का एक नेचर होता है कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। हीट देने से टेम्परेचर हमेशा बढ़ता है। लेकिन क्या होता है, किसी सर्टेन कंडीशन में हीट देने से उस सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है बल्कि उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो उस समय जो हीट होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। मैं फिर से समझाता हूँ आपको। जैसे ये है पानी और ये पानी बॉईल हो रहा है, तो इसको रेड बनाता हूँ मैं। ये पानी बॉईल हो रहा है, ऐसे बुलबुले भी हैं बीच बीच में, ठीक है। और इस समय ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ओके, अब मैं इसको और गर्म करता हूँ। इस समय मैंने हीट, और इस समय जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर था तब मैंने इसको और हीट दी, तब ये पानी कन्वर्ट हो गया वेपर में। किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। अब भी, लेकिन अभी भी इसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब जब पानी था तब भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, जब वेपर में कन्वर्ट हो गया है तब भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये हीट जो मैंने दी थी जब ये पानी था, तो ये हीट किस थ्रू फॉर्म में चेंज होगी, तो ये हीट जो मैंने दी ये इस सब्सटेंस की स्टेट चेंज में काम आई। मतलब ये हीट ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, इस हीट ने इसको लिक्विड स्टेट से इसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने में हेल्प की। क्या इसी हीट की वजह से ये वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ। तो इस हीट ने क्या किया, इस हीट ने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया बल्कि स्टेट चेंज की। तो ऐसी हीट जो टेम्परेचर ना बढ़ाकर स्टेट चेंज कर दे उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। और ये लेटेंट हीट जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमारे पास आएगा कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम, इस कांस्टेंट को ही हम लेटेंट हीट बोलते हैं, Q इक्वल्स टू ml। प्रोपोर्शनल हटाएगा तो इसको L बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट, इसको लेटेंट हीट ही बोलते हैं। तो L की वैल्यू आप फाइंड कीजिए, क्या हो जाएगी, Q बाय m। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला कितना आ जाएगा आपके पास, Q बाय m। इसमें हम बहुत ही डिटेल से इसको भी पढ़ते हैं हम, थर्मोडायनेमिक्स के जब टॉपिक आएंगे तब बात करेंगे इस पर डिटेल से। तो Q, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर केजी। तो यूनिट समझ में आ गई आपको, बहुत इजी। Q की जूल, मास की केजी, जूल पर केजी। डायमेंशन बनाते हैं, जूल की
m1 L2 T-2 और kg की m1 मास से मास कैंसिल, तो यूनिट बन जाएगी, डायमेंशन बन जाएगी L2 T-2, डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा m0 L2 T-2। देखिए ये क्लियर हुआ आपको। देखिए पहले ये बन गई इसकी ऐसा यूनिट और ये बन गई इसकी डायमेंशन m0 L2 T-। तो लेटेंट हीट की डायमेंशन बनती है m0 L2 T-2। क्लियर हो गया आपको ये? ठीक है, अब नेक्स्ट डायमेंशन देखते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन, अच्छा अगर मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स डायमेंशन करवा रहा हूँ यहाँ पर, अगर आपको लगता है कोई रहती है या कोई मैंने मिस कर दी तो मुझे आप कमेंट बता देना, मैं वापस से उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डायमेंशन मोलर गैस कांस्टेंट। मोलर गैस कांस्टेंट, तो उसके लिए हमें गैस इक्वेशन, अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं या आपने पढ़ रखी है, गैस इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT। यहाँ पर n होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पर n एक नंबर है, तो नंबर की कभी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपको P दिख रहा है ये है प्रेशर, V है वॉल्यूम, n है नंबर ऑफ मोल्स और R है गैस कांस्टेंट। इसकी हमें डायमेंशन फाइंड करनी है और T है टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर हम R की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो N और T आ जाएगा अपॉन में, तो यह बन जाएगा PV अपॉन में NT। ओके, तो यहाँ से हम R इक्वल टू PV बाई NT यूनिट निकालेंगे अगर, तो बन जाएगी, देखिए P की प्रेशर होता है P का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, V मतलब वॉल्यूम का हो जाएगा मल्टीप्लाई में मीटर क्यूब और अपॉन में n है, n का कुछ नहीं आएगा और T का आ जाएगा केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए अब मीटर क्यूब से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा न्यूटन मीटर अपॉन में केल्विन। ये क्लियर हुआ आपको? तो अब अपन को पता लग गया है कि गैस कांस्टेंट की यूनिट हो गई है न्यूटन मीटर अपॉन केल्विन। ये क्लियर हो गया आपको? फॉर्मूले से जस्ट आपको PV इक्वल टू nRT है, n की वैल्यू निकालो, R की वैल्यू निकालिए, PV अपॉन NT, P प्रेशर, V वॉल्यूम अपॉन n नंबर है कुछ नहीं और T का केल्विन। तो इसको सॉल्व किया, हमारे पास यूनिट आ गई न्यूटन मीटर अपॉन केल्विन। अब न्यूटन की आप डायमेंशन पुट कीजिए, m1 L1 T-2, मीटर की जगह आप लिखिए L1 और केल्विन की जगह आ जाएगा K1। तो यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन बन जाएगी m1 L1 और L1 बन जाएगा L2 m1 L2 T-2 और K इन्वर्स हो जाएगा ऊपर आकर, तो बन जाएगी डायमेंशन हमारे पास m1 L2 T-2 K-1। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हम इसकी डायमेंशन चेक करते हैं गैस कांस्टेंट की। ये देखिए ये बन गई इसकी यूनिट कैसे बनी? उसी मेथड से यहाँ पर हमने बात की थी न्यूटन मीटर अपॉन केल्विन, इन्होंने न्यूटन की जगह भी, न्यूटन क्या होता है kg मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन की जगह भी वैल्यू पुट कर दी है। तो न्यूटन क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का kg और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने निकाली थी न्यूटन मीटर अपॉन केल्विन, तो न्यूटन की जगह आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर रख दिया, मल्टीप्लाई मीटर अपॉन में केल्विन। तो ये यूनिट आपको क्लियर हुई और ये बन गई इसकी डायमेंशन m1 L2 T-2 K-1। तो ये डायमेंशन होगी हमारी मोलर गैस कांस्टेंट की। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? ये इसकी वैल्यू होती है, रेशो होता है R/N। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसका रेशो होता है? R/N का। ये देखिए R/N, इसको हम KB लिखते हैं, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, B फॉर बोल्ट्जमैन। यहाँ पर R है गैस कांस्टेंट और N है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर आपको पता होगा, हम एवोगैड्रो नंबर की हमने बात की भी है जब हमने डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ी थी 1 मोल की, तो मैंने आपको बताया था कि एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है एवोगैड्रो नंबर, तो आप जब मैंने स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो इन्हीं लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 या 5 आप देखना, यहाँ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। तो एक नंबर है ये भी। तो यहाँ पर R क्या है? गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट की अभी हमने देखी थी डायमेंशन क्या है, यूनिट क्या बनी थी? न्यूटन मीटर अपॉन में केल्विन। और ये नंबर है, इस नंबर की कोई भी यूनिट नहीं होती है। नंबर की आपको मैंने बता रखा है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है।
तो न्यूटन मीटर पर केल्विन, तो न्यूटन का m1 L1 T-2, मीटर का L1, केल्विन का K1। तो सेम डायमेंशन बन गई, जो R की थी वो ही बोल्ट्जमान कांस्टेंट की डायमेंशन बन गई। तो क्लियर हो गया आपको बोल्ट्जमान कांस्टेंट की डायमेंशन m1 L2 T-2 K-1, क्योंकि देखिए R की डायमेंशन आपको पता है, R की यूनिट आपको पता है, N की कुछ है नहीं, यूनिट लेस है, तो जो R की यूनिट थी, R की डायमेंशन थी, वो ही K की डायमेंशन होगी। ओके, तो लास्ट हम डायमेंशन परफॉर्म करते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की। ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसको समझने के लिए फिर से हम ब्लैंक पेज पे जाएंगे और एक बॉडी लेते हैं। ओके, हमने एक बॉडी ली और इसका ये जो सरफेस है, ये सरफेस हम लेते हैं सरफेस नंबर 1, और ये जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं सरफेस नंबर 2। ओके, लेट इसका जो टेम्परेचर है वो हम लेते हैं थीटा प्लस डेल्टा थीटा, मतलब ये हाई टेम्परेचर पर है, और इसका टेम्परेचर लेते हैं हम थीटा केवल। तो आपको ये एक याद रखनी पड़ेगी, जो हीट होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। हीट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। ओके, अब हमें ये देखना है कि जो हीट इस सरफेस से, सरफेस नंबर 1 से सरफेस नंबर 2 तक क्या फ्लो होगी, हीट फ्लो होगी, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इन दोनों सरफेसेस की 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस है d। सुनते रहना। ओके, तो ये जो हीट होती है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये जो हीट होती है ये प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ सरफेस की। अगर ये एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया ऑफ सरफेस, अगर ये एरिया ज़्यादा होगा तो इसमें हीट भी ज़्यादा एमिट होगी, हीट भी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। तो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द सरफेस। ओके, नेक्स्ट, हीट इज़ प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर इस सरफेस, ये वाली सरफेस आपको दिख रही है 1, और इस सरफेस सेकेंड सरफेस के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, मान लीजिए ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये केवल 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो एक 100 पर है, दूसरी 10 पर है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो टेम्परेचर डिफरेंस जब ज़्यादा होता है दो सरफेस के बीच में, तो हीट भी ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है। तो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? इसमें थीटा है, इसमें थीटा प्लस डेल्टा थीटा है, इसमें केवल थीटा है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना जाएगा? डेल्टा थीटा। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट आता है, अगर हीट ज़्यादा टाइम के लिए ट्रांसफ़र हो रही है तो भी हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक हम दो बॉडीज़ को या दो सरफेस को 10 मिनट तक रखते हैं तो हीट कितनी ट्रांसफ़र होगी, और 1 घंटे तक रखते हैं तो हीट कितनी ट्रांसफ़र होगी? तो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना टाइम हम दो सरफेस को पास रखेंगे उतनी ही ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी। तो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। दूसरा, अगर हम इस सरफेस की और इस सरफेस की बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं? सरफेस की बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं, तो हीट यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, वो कम हो जाएगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सरफेस। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई? ओके, तो ये सब बातों को इसको मैं हटाता हूँ और मैं फिर से बना रहा हूँ कि हीट प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस के, प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डी के, मतलब डिस्टेंस के। तो ये सब बातें हम फॉर्मूले में देखते हैं। ये देखिए, हीट प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, हीट प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस, θ1 माइनस θ2 का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, और हीट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। ये आपको मैंने यहाँ पर बताया। तो फिर से ब्लैंक पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे इस कांस्टेंट को? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे QD
बाय ए डेल्टा थीटा टी। क्लियर हुआ आपको ये क्यू डी बाय ए डेल्टा थीटा टी। यहाँ से हम इसकी यूनिट निकाल लेंगे। क्यू मतलब हीट का जूल, डी मतलब डिस्टेंस का मीटर, अपॉन में एरिया मीटर स्क्वायर, और डेल्टा थीटा मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर केल्विन, और ये टी है टाइम का, यह आ जाएगा सेकेंड। तो यहाँ से मीटर कैंसिल आउट, तो बन जाएगा जूल पर मीटर केल्विन सेकेंड, जूल पर मीटर केल्विन सेकेंड। क्लियर हो रहा है आपको? तो हमारे पास यूनिट बन गई ही के की, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की, जूल पर मीटर केल्विन सेकेंड। तो यहाँ से हम डायमेंशन बना लेंगे। जूल की m1, L2 T-2, मीटर की L1, केल्विन की K1, सेकेंड की T1। तो यहाँ से आप देखिए L1 ये हो जाएगा L-1, L2 L-1 बन जाएगा L1, ये बन जाएगा M1 L1। क्लियर हुआ ये देखिए, और T-3 K-1, M1 L1 T-3 K-1, एक बार चेक कर लेते हैं, M1 L1 T-3 K-1। तो ये हमारे पास डायमेंशन बन गई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की। तो ये डायमेंशन थी हमारी थर्मोडायनेमिक्स की। अगर कोई डाउट आता है तो पूछिए। और इसके बाद हम करेंगे कल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की डायमेंशन, उसके बाद हम डायमेंशन की एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल भी परफॉर्म करेंगे और आपका टेस्ट भी लेते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।